भारत माता के। जो वहां मीलों दूर खड़े हैं उनको सुनाई दे रहा है? मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार पूर्व सेनाध्यक्ष श्री वीके सिंह जी, नोएडा के लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा जी, मेरे पुराने मित्र भाई रमेश चंद्र जी, गाजियाबाद के मेयर श्री तेजूराम काम्बेज जी, श्री बालेश्वर त्यागी जी, श्री विजय मोहन, श्री अशोक मोंगा, भाई रामेश्वर चौरसिया, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चमचमाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, आज एक विशेष दिवस है। आज एक विशेष दिवस है। भारत की सेना के इतिहास में जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, जिनका जीवन हर फौजी के लिए गौरव का जीवन है, हर देशवासी के लिए अभिमान का जीवन है, ऐसे फील्ड मार्शल मानेकशॉ का आज जन्मदिन है। और सिर्फ उनका जन्मदिन ऐसा नहीं है, आज से उनके शताब्दी का वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आज उनका 100वां जन्म दिवस है। भारत की महान सेवा करने वाले इस महान सपूत को मैं हृदय से वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और ये इत्तेफाक की बात है कि आज पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह जी के चुनाव प्रचार में भी मेरा उस दिन आना हुआ है जब फील्ड मार्शल का जन्मदिन हुआ था। भाइयों बहनों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि आज फील्ड मार्शल जीवित होते मानेकशॉ और दिल्ली में जो सरकार कारनामे कर रही है, अगर उसको वो देखते सुनते तो उनको कितनी पीड़ा होती। भाइयों बहनों, दुनिया की माइक्रो माइनॉरिटी ये पारसी कौम है। और फील्ड मार्शल मानेकशॉ उस पारसी कौम से आते थे। उसके बाद भी हमारी सेना के सबसे बड़े मुखिया बने थे। हमारे देश में सेना को कभी संप्रदाय के रंग से रंगा नहीं गया। हमारे देश में सेना ने सिद्ध किया है कि उनका एक ही धर्म होता है, भारत माता की रक्षा।
लेकिन भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई यूपीए सरकार, मैडम सोनिया जी की सरकार इन्होंने सेना में भी संप्रदाय के आधार पर गिनती करने के आदेश दिए थे। किस संप्रदाय के कौन लोग सेना में हैं, उसका हिसाब किताब करने का आदेश ये यूपीए सरकार ने दिया था। भाइयों बहनों, देश को तो बांटा, जन जन को बांटा, लेकिन भारत मां के लिए जीने मरने वाले जवानों को भी बांटने का प्रयास ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने किया था। मैं सेना के अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत सरकार के इस गलत आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा था कि सेना को संप्रदाय के आधार पर बांटा नहीं जा सकता है। सेना में दूध में दरार नहीं की जा सकती है और इसलिए सेना के नेतृत्व करने वाले और यूपीए सरकार के खिलाफ देशभक्ति का जज्बा दिखाने वाले मैं सेना के उन अधिकारियों का भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अगर आप चुनावी दुनिया पर नजर करें तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी आज देश में कांग्रेस पार्टी चुनाव को सांप्रदायिक रंग में रंगने के लिए प्रतिबद्ध दिखती है। कांग्रेस पार्टी परेशान है कि मोदी के भाषण में, मोदी की बातचीत में, मोदी के व्यवहार में सांप्रदायिकता की बू क्यों नहीं आती है। चारों तरफ मैडम सोनिया जी के दूत लगे हैं, चारों तरफ कैमरा लगे हैं, कहीं से भी एक शब्द इधर उधर हो जाए तो मोदी पर चढ़ बैठना चाहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, अब वो निराश हो गए। 6 महीने से लगातार हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के मैं भारत का भाग्य बदलने की बात कर रहा हूं, मैं विकास की बात कर रहा हूं, मैं नौजवान के रोजगार की बात कर रहा हूं, मैं माताओं बहनों के सम्मान की बात कर रहा हूं और इसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। और इसलिए जब मैं कहता हूं महंगाई के ऊपर दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार जवाब दे, तो वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या है। मैं पूछता हूं, नौजवान को रोजगार के संबंध में वादे किए थे, जवाब दो। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या है। मैं कहता हूं माताओं बहनों पर सम्मान के सवाल खड़े हुए हैं, निर्दोष बेटियों पे बलात्कार होते हैं, बेटियों की सुरक्षा के लिए जवाब दो। तो वो कहते हैं पहले सेक्युलरिज्म की बात करो।
मैं कहता हूं किसान को पानी मिलना चाहिए, खेत में पानी मिलना चाहिए, तो वो कहते हैं पहले जरा सेक्युलरिज्म की चर्चा हो जाए। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में रोजगार की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नौजवानों के भविष्य की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? महंगाई से मर रहे परिवारों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भूख से मर रहे गरीबों की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? असुरक्षित माताओं बहनों की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश के सेना के जवानों के सर काटे जा रहे हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस पार्टी इन जवाबों से कतरा रही है, एक ही माला जप रही है, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है, अब मैडम सोनिया जी की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि 40 साल से एक ही भाषण रटा रटाया पड़ा है इनके पास। 40 साल से एक ही तर्क देकर के चुनाव जीतते आए हैं। कभी सोचा नहीं था कि एक चाय वाला आकर के उनसे कामों का हिसाब मांगेगा। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि गरीब मां का बेटा एक गरीबी के नाम पर देश को मूर्ख बनाने वालों का कभी हिसाब मांगेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि मोदी से कैसे निपटे। उनका सेक्युलरिज्म वाली गोली भी अब चल नहीं रही है, उनका सेक्युलरिज्म का खेल खत्म हो चुका है। एक कागजी पुलंदा था, चुनावी नारा था, अब यह देश की जनता पहचान गई है। और इसलिए भाइयों बहनों, निराशा में डूबी हुई कांग्रेस, पराजय सामने नजर आ रहा है, ऐसी कांग्रेस पार्टी अब सेक्युलरिज्म का नारा छोड़ करके कल से उन्होंने गौर संप्रदायवाद का नारा शुरू किया है। अब उनको लगता है कि उनका खोखला सेक्युलरिज्म का नारा अब देश में कोई लेने वाला नहीं है, कोई उसको तवज्जो देने वाला नहीं है। इसलिए पराजय के कगार पर खड़ी हुई कांग्रेस, स्वयं कांग्रेस पार्टी की नेता अब गौर संप्रदाय की भाषा बोलने लगी है। कल उन्होंने जो कहा है, मैं इलेक्शन कमीशन को अनुरोध करता हूं, संप्रदाय के नाम पर वोट देने के लिए आह्वान करना, ये भारत के चुनाव के लिए जो नियम घोषित हुए हैं इसके खिलाफ है। 24 घंटे हो गए, टीवी मीडिया में खबर छप चुकी है, आ चुकी है, इलेक्शन कमीशन सुओ मोटो कदम क्यों नहीं उठा रहा है? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, गौर संप्रदायवाद की अपील करना मंजूर है क्या? ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये देश को चुनावों के अंदर इस प्रकार के खोखले नारे दे दे करके देश में गौर सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं। भाई से भाई को लड़ाना एक कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। भाइयों बहनों, तोड़ो और राज करो,
कांग्रेस की परंपरा है। जोड़ो और विकास करो, ये हमारी परंपरा है। भाइयों बहनों, हम सत्ता पाने के लिए लालायित लोगों की जमात नहीं है। हम देशभक्ति से प्रेरित होकर के आए हैं। मैं आज भाई रमेश जी को बधाई देता हूं। कांग्रेस से मिली हुई टिकट को ठोकर मार करके आए हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष श्रीमान वीके सिंह जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ रह करके सार्वजनिक जीवन के सेवा करने का संकल्प किया है। मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी का अभिनंदन करता हूं। यहां के लोग उनकी सेवाओं से परिचित है, उनकी सादगी और सरलता से परिचित है। और मेरे पुराने मित्र होने के नाते भाई महेश जी हो चाहे रमेश जी हो, एक साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के मित्र आए दिन सेक्युलरिज्म के गीत गाते रहते हैं। मैं आज सच्चे सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन करना चाहता हूं। कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म क्या है, हमारे लिए सेक्युलरिज्म क्या है, जनता जनार्दन फैसला करे कि सेक्युलरिज्म को हमें स्वीकार करना है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म एक सिर्फ चुनावी नारा है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म हर संप्रदाय हमारा है। कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म वोट बैंक की राजनीति है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म विकास की राष्ट्र नीति है। कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म तोड़ो और राज करो, हमारे लिए सेक्युलरिज्म जोड़ो और विकास करो। कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म नाकामियों को छुपाने का बहाना है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म विकास का नया रास्ता बनाना है। कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म रिलीजन फर्स्ट है, हमारे लिए सेक्युलरिज्म इंडिया फर्स्ट है। कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म राजनैतिक हथकंडा है, हमारे लिए सेक्युलरिज्म राष्ट्रीय आस्था का विषय है, आर्टिकल ऑफ फेथ का विषय है। और इसलिए भाइयों बहनों, कल जो मैडम सोनिया जी ने किया है वो देश को बांटने का पाप किया है, देश के लोगों को गुमराह करने का पाप किया है। और ये देश कभी भी इस प्रकार की ओछी राजनीति को, देश को तोड़ने वाली राजनीति को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में आज आया हूं। आज पूरे देश में हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है।
क्यों? एक किसान को मरने की नौबत क्यों आई? भाइयों बहनों, हमने गुजरात में कृषि क्षेत्र में एक नई रणनीति बनाई। उस रणनीति को समझने जैसा है। हम गुजरात में कृषि क्षेत्र में कभी हमारा नामो निशान नहीं था। हम माइनस ग्रोथ वाले स्टेट थे। हम तो रेगिस्तान वाले स्टेट हैं और हमारी तो मुसीबत ऐसी है, इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। हमारे यहां 12 मास पानी देने वाली नदियां भी मुश्किल से नर्मदा और तापी दो ही है। उसके बाद भी हमने कृषि पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन हम टिक गए क्योंकि हमने कृषि के साथ पशुपालन का महात्म्य बढ़ाया। हमने श्वेत क्रांति पर बल दिया, दूध उत्पादन पर बल दिया और उसका नतीजा ये है, आज दिल्ली में भी ये बड़े बड़े मेहरबानों को जब चाय बनानी होती है ना, तो दूध गुजरात का आता है। हमने पशुपालन उद्योग को इतना बल दिया। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रिक्वेस्ट पर हमने वहां अमूल का काम शुरू किया है। हमने हरियाणा में अमूल का काम शुरू किया है। उसके कारण पहले जिस किसान को दूध का 15 रुपया 18 रुपया मिलता था, जहां जहां हमारा अमूल पहुंचा है वहां किसान को दूध का 35 रुपया 40 रुपया मिलना शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, किसान की समस्या का समाधान का ये रास्ता हमने खोजा है। लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना है कि देश श्वेत क्रांति चाहता है, देश हरित क्रांति चाहता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली सरकार पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहती है। पिंक रिवॉल्यूशन, ये शब्द पहली बार सुना ना आपने? पहली बार सुना ना? वो कागज के नीचे दबा के रखते हैं और हमारे मीडिया के मित्रों की भी नजर न पड़ जाए इसकी बराबर चिंता करते हैं। ये पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है गुलाबी क्रांति, और ये गुलाबी क्रांति का मतलब है जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है उसका रंग गुलाबी होता है। और पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करे। ये इनका सपना है। भाइयों बहनों, 125 करोड़ के देश में बहुत लोग हैं जो नॉनवेज खाने के आदी है, लेकिन एक्सपोर्ट करने की जिद के कारण आज हिंदुस्तान में जो नॉनवेज खाता है उसको भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उससे भी जो बड़ा संकट हुआ है वो संकट ये हुआ है, किसान को या पशुपालक को कृषि में भी मदद मिलती है पशुपालन से, और पशुपालक का जीवन भी चलता है पशुपालन से। लेकिन ये पिंक रिवॉल्यूशन के कारण इन्होंने स्लॉटर हाउसों को सब्सिडी दी, मटन एक्सपोर्ट करने की सब्सिडी दी, यहां से मुंबई तक मटन ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए सब्सिडी दी, और मटन के पीछे इतना धन लगा दिया कि आज गांव के गांव गरीब किसान बेचारा पैसे की लालच में अपने पशु बेच रहा है। भाइयों बहनों, मैं बहुत बड़ा संकट देख रहा हूं। गांव की अर्थनीति पर एक गंभीर संकट पैदा होगा। अगर एक बार बारिश नहीं हुई तो किसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर देश का अमूल्य संपत्ति, हमारी पशु संपत्ति का जो खात्मा बोलाया जा रहा है, उससे गांव के गांव बर्बाद होने वाले हैं, मेरा किसान बर्बाद होने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी का पिंक रिवॉल्यूशन
ये यूपीए का पिंक रिवॉल्यूशन हमारे देश के गांव के किसानों को तबाह करने वाला कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जरा मुझे बताइए कि आपके माताजी पिताजी जिस मुसीबतों से जी रहे थे, क्या आप भी ऐसी ही मुसीबतों में जीना चाहते हो? आपके मां बाप ने जो संकट झेले, क्या आप भी वही संकट झेलना चाहते हो? आपके मां बाप को जिस कठिनाइयों में गुजरना पड़ा, क्या आप भी गुजरना चाहते हो? आपके मां बाप ने आपको जैसा हिंदुस्तान दिया, क्या आप अपने बच्चों को ऐसा हिंदुस्तान देना चाहते हो? भाइयों बहनों, कोई नहीं चाहता है मुसीबतों में जीना, कोई नहीं चाहता मुसीबतों भरा देश आने वाली पीढ़ी को देना। और इसलिए भाइयों बहनों, देश में बदलाव बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, क्या देश के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रोजगार के अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी ने 2009 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वे 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, 2009 में उन्होंने कहा था 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। अभी कुछ दिन पहले उनका दूसरा धोखा पत्र निकला है। ये घोषणा पत्र नहीं है, धोखा पत्र है। और इस धोखा पत्र में उन्होंने फिर से कहा है कि वे नौजवानों को 10 करोड़ को रोजगार देंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के वादों पर आपका भरोसा है? किसी को भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? उनकी कथनी करनी पे भरोसा है? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2009 में कांग्रेस ने वादा किया था, आप में से कोई है जिसको पिछले 5 साल में दिल्ली के कारण रोजगार मिला हो? कोई है जिसको रोजगार मिला हो? आपके परिवार का कोई है जिसको रोजगार मिला हो? आपके गांव का कोई है जिसको रोजगार मिला हो? भाइयों बहनों, क्या चुनाव में ये धोखाधड़ी चलेगी? क्या जनता की आंख में धूल झोंकी जाएगी क्या? अब कांग्रेस की तो एक दूसरी मुसीबत है, कांग्रेस ने इतनी धूल झोंकी है, इतनी धूल झोंकी है कि जनता को अब धूल झोंकने के बाद भी दिखाई देने लगा है। और इसलिए अब कांग्रेस ने पार्लियामेंट में एक नया प्रयोग शुरू किया है। अब तक वो धूल झोंकते थे, पार्लियामेंट में प्रयोग शुरू किया है मिर्ची झोंकने का। आंख में मिर्ची झोंकने का प्रयोग शुरू किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश के नौजवानों का भविष्य बनाना है। 70 करोड़ नौजवान जिस देश के पास हो, उन भुजाओं को अगर हुनर सिखाया जाए, स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया जाए। आज दुनिया के हर देश में किसी भी नेता का भाषण सुनिए, किसी भी सरकार की योजना देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता होती स्किल डेवलपमेंट। एक अकेला हिंदुस्तान है जो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए कमिटियां बनाती हैं, कमीशन बनाती हैं, एक्सपर्ट कमिटियां बनाती हैं, मॉनिटरिंग कमिटियां बनाती है, फीडबैक कमेटी बनाती है। 5 साल तक कमिटियां बनाते रहे और प्रधानमंत्री जी उसके चेयरमैन थे। कभी उस कमेटी की एक बार भी मीटिंग नहीं हुई। ये क्या देश के नौजवानों के लिए गंभीर है क्या? भाइयों बहनों, जिनके आपके भविष्य की चिंता नहीं है, इनके भरोसे देश नहीं दिया जा सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबाइए और इस बार
इस बार हिंदुस्तान की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहने वाली है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आप दिल्ली में मजबूत सरकार चाहते हैं? आप चाहते हैं कि गलती से भी दिल्ली में अपंग सरकार न बने? आप में से कोई 3 पहिए वाली गाड़ी चाहेगा कि 4 पहिए वाली? आपकी गाड़ी के पहियों में पूरी हवा चाहिए कि आधी अधूरी? भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र की गाड़ी चलाने के लिए भी दिल्ली में आधा अधूरा फैसला नहीं होना चाहिए। जो लोग अब पराजित होना तय हो चुका है, अब उन्होंने पिछले 2 दिन से नया खेल शुरू किया है। उन्होंने खेल शुरू किया है, हम तो मरे, लेकिन तुम्हें भी। और इसलिए भाइयों बहनों, उनका इरादा है कि किसी को भी पूर्ण बहुमत न मिले। ऐसी सरकार बने ताकि पर्दे के पीछे वो अपने खेल खेलते रहे। ऐसी सरकार बने जो उनके पापों की जांच करने की हिम्मत न करे। आप ऐसी सरकार चाहती हैं? क्या आप चाहते हैं कि इनके पापों को कारपेट के नीचे डाला जाए? अगर भाइयों बहनों इन पापों को खुला करना है तो दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए। 300 से ज्यादा सीटों वाली एक मजबूत सरकार बनाइए, और सरकार ऐसी हो जिसको कोई अंदर भी न दबा सके, बाहर भी न दबा सके। भाइयों बहनों, आज देखिए हमारे पड़ोसी देश आए दिन भारत को आंखें दिखाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि 125 करोड़ देशवासियों में दम नहीं है, इसलिए नहीं कि सेना में ताकत नहीं है, लेकिन इसलिए आंखें दिखाते हैं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार दुर्बल है। अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार मजबूत होगी तो कोई पड़ोसी हमें आंख नहीं दिखाएगा, वो आंख मिलाने की कोशिश करेगा। और भाइयों बहनों, हम पड़ोसियों से आंख मिलाना चाहते हैं, हम किसी को आंख दिखाना नहीं चाहते, और इसलिए दिल्ली में मजबूत सरकार होना जरूरी है। भाइयों बहनों, ये सपा हो, बसपा हो, ये कांग्रेस हो, ये एक ही चट्टे बट्टे के खिलाड़ी है। ये तीनों का एक ही मंत्र है, एक ही धर्म है, कुछ भी करो कुर्सी पाओ। देश जाए जहां जाना हो जाए, लोग जहां जाना हो जाए, उनकी कुर्सी सलामत रहे, यही इनका कारनामा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सपा का स, बसपा का ब, कांग्रेस का का, सबका निपटारा होना चाहिए। ये सबका निपटारा होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले मतदान के दिवस गर्मी कितनी ही क्यों न ज्यादा हो, शादी ब्याह की मौसम हो, गर्मियों में छुट्टी पे जाने का इरादा हो, लेकिन भाइयों बहनों, मतदान किए बिना कोई कार्यक्रम मत बनाना। सबसे पहले मतदान, यही मंत्र गूंजना चाहिए। सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।